याद करिए एक बार राइट विंग अमेरिकन कमेंटेटर टकर कार्लसन ने अपने शो पर इंडिया के बारे में ये कहा था। When the British pulled out of India, they left behind an entire civilization, public buildings, all of which are still in use today. And yet after 75 years of independence, has that country produced a single building as beautiful as the Bombay train station that the British colonialists built? No, sadly it has not. Okay. और हाल में ही लगता है इंडियन गवर्नमेंट से डायरेक्टली उसका एक जवाब हमारे पास आया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस हफ्ते देश के नए पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन किया और देश को सौंपा। देखिए आज के वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि ये नई पार्लियामेंट बिल्डिंग इंडिया के लिए एक नई एरा की शुरुआत करती है और एक पुराने एरा को खत्म करती है। और मैं आपको बताऊंगा कि इस नई पार्लियामेंट बिल्डिंग पे कुछ लोगों के मेल्टडाउन और इतना गुस्सा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो उस पुराने एरा को खत्म होते हुए नहीं देखना चाहते। क्या है ये पुराने और नए एराज, आइए आज के वीडियो में पता करते हैं। हेलो शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा और आप सबको एक सेकुलर प्रणाम। तो हाल में ही भारत की नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया गया प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा। इस इनॉग्रेशन डे के बारे में एक और अमेजिंग फैक्ट ये है कि 28 में भारत में हिंदुत्व आइडियोलॉजी को पॉपुलराइज करने वाले इंसान वीर सावरकर का भी बर्थडे है। तो आइए सबसे पहले इस नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की इंपॉर्टेंस को डिस्कस करते हैं। देखिए ये ना सिर्फ इंडियन स्टेट बल्कि इंडियन नेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट है। ये पार्लियामेंट बिल्डिंग सही मायने में भारत की पार्लियामेंट बिल्डिंग है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? देखिए हमारी पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग भी बहुत अच्छी थी, देश की बहुत अच्छी सेवा की, लेकिन उस पार्लियामेंट बिल्डिंग के साथ एक बड़ा इशू था कि वो हमने बनाई नहीं थी, हमें दी गई थी। पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग को अंग्रेजों ने बनाया था, खासकर ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने। और उनको इंडिया से इतना प्यार था कि लुटियंस ने इंडिया के बारे में कहा था अगर अंग्रेज नहीं आते तो इंडिया के पास कभी ढंग का आर्किटेक्चर ही नहीं आता। हर्बर्ट बेकर ने भी कहा था कि इंडिया का आर्किटेक्चर इंडियन नहीं होना चाहिए क्योंकि उसकी कुछ खास वैल्यू नहीं है, बल्कि इंडिया का आर्किटेक्चर इंपीरियल ब्रिटिश आर्किटेक्चर होना चाहिए। पुराने पार्लियामेंट बिल्डिंग की जो फाउंडेशन स्टोन भी है वो भी एक विदेशी राजा ने रखी थी। सेंट्रल हाउस का फाउंडेशन स्टोन 12 फरवरी 1921 के दिन द ड्यूक ऑफ कनॉट प्रिंस आर्थर के हाथों रखा गया। तो भले ही हमने उस पार्लियामेंट बिल्डिंग को अपनाया था, लेकिन वो पार्लियामेंट बिल्डिंग भी हमें दी गई थी, हमने खुद नहीं बनाई थी। और इसलिए भी नए पार्लियामेंट बिल्डिंग की जरूरत थी। नए पार्लियामेंट बिल्डिंग को बनाने की 1990s में भी प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने बात की थी, क्योंकि उस समय से भी ये क्लियर हो गया था कि जो पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसमें काफी सारी खामियां हैं। फॉर एग्जाम्पल आज ये बिल्डिंग ऑलमोस्ट 100 साल पुरानी हो चुकी है और दिल्ली जैसे बड़े साइस्मिक जोन में होने के बावजूद अर्थक्वेक प्रूफ नहीं है। इसमें प्रॉपर फायर सेफ्टी प्रोसीजर्स नहीं फॉलो किए गए हैं, जिनको अब फाइनली नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में एड्रेस किया जा रहा है। बेहतर स्पेस मैनेजमेंट के लिए भूकंप रोधी सिस्टम के मुताबिक Z और Z+ लेवल की सुरक्षा सुनिश्चित करने, इको फ्रेंडली ग्रीन कंस्ट्रक्शन से बिजली खपत को 30% तक कम करने और अगले 150 से ज्यादा सालों की जरूरतों पर खरा उतरने के लिए बनाया जाएगा। उसके ऊपर से भारत के जो राज्यसभा और लोकसभा के एमपीज है करंटली वो 1971 के सेंसस पे बेस्ड हैं, जबकि 1971 से आज तक में भारत की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। तो ऑब्वियसली जो नंबर ऑफ एमपीज हैं जो इन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनकी तादाद भी बढ़नी चाहिए। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग इसको दिमाग में रखकर बनाई गई है। अब लोकसभा कक्ष में 888, राज्यसभा कक्ष में 384, जबकि संयुक्त संसद अधिवेशन में 1272 सांसदों की सीटिंग क्षमता होगी। साथ ही डिजिटल इंटरफेस और आधुनिक सुविधाओं से युक्त होंगे सांसद कार्यालय। और अब बात करते हैं कि ये नई पार्लियामेंट बिल्डिंग भारत के एक नए एरा को कैसे सामने ला रही है। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग पूरी तरह से भारत के सिविलाइजेशन और कल्चर से प्रेरणा लेती है। Embodiment of Indian heritage. The new Parliament building will reflect the vibrancy and diversity of modern India, incorporating the country's cultural and regional art and crafts. पार्लियामेंट बिल्डिंग का मेन थीम है पीकॉक जो कि लोअर हाउस के लिए है, लोटस जो कि अपर हाउस के लिए है और बैनियन ट्री जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल और लाइब्रेरी के लिए है। पार्लियामेंट बिल्डिंग के ऊपर जो नया नेशनल एम्बलम है जिसको पिछले साल ही इनॉग्रेट कर दिया गया था, ये भी भारत के एक नए एरा को दिखाता है। नए एम्बलम और पुराने एम्बलम में भी आप वो डिफरेंस देख सकते हैं कि भारत अपने आप को पहले कैसे देखा करता था और आज कैसे देखता है। आज भारत अपने आप को एक कॉन्फिडेंट, एक अग्रेसिव बाघ की तरह देखता है जो अब पीछे नहीं हटेगा। इसी बात को हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने भी कहा था। I think today's India
will not be at the receiving end of other people's judgment. If we will be equally judgmental, and I suspect many people will not like it. यही बात कुछ सालों पहले उरी मूवी में भी बोली गई थी। नया हिंदुस्तान है, ये अंदर में घुसेगा भी और मारेगा भी। और इसी बात का वर्णन कि भारत अब कैसे एक पावरफुल सिविलाइजेशनल स्टेट की तरह उभर रहा है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी किया था। ये जरूरी है कि राष्ट्र अपने सांस्कृतिक उत्कर्ष को छुए, अपनी पहचान के साथ गौरव से सर उठा करके खड़ा हो जाए। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में 5000 आर्ट पीसेस को शोकेस किया जाएगा, जिसमें पेंटिंग्स, डेकोरेटिव आर्ट, वॉल पैनल्स, स्टोन स्कल्पचर्स, मेटल ऑब्जेक्ट्स रहेंगे जो कि भारत की सनातन परंपरा से जुड़े हुए हैं और भारत के 5000 साल की हिस्ट्री को भी दर्शाते हैं। नई बिल्डिंग में 6 एंट्रेंसेस रहेंगे और सारे एंट्रेंसेस के सामने एक गार्डियन पशु की मूर्ति भी लगाई जाएगी, जिन पशुओं को उनकी कल्चरल सिग्निफिकेंस, कल्चरल वैल्यूज और वास्तु शास्त्र के हिसाब से बिठाया गया है। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्दर्न एंट्रेंस में गज यानी हाथी को बिठाया गया है जो विजडम, वेल्थ, इंटेलेक्ट और मेमोरी को दिखाता है। सदर्न एंट्रेंस में अश्व यानी घोड़े को बिठाया गया है जो एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, पावर और स्पीड को दिखाता है। ईस्टर्न एंट्रेंस में गरुड़ को बिठाया गया है जो भारत के लोगों की ऊंची उड़ती हुई एस्पिरेशंस को दिखाता है। नॉर्थ ईस्टर्न एंट्रेंस में एक स्वान को दिखाया गया है जो विजडम को दिखाता है और बाकी एंट्रेंसेस में एक मकर यानी मगरमच्छ को दिखाया गया है जो यूनिटी विद इन डाइवर्सिटी को दिखाता है और एक शार्दुल यानी टाइगर को दिखाया गया है जो भारत के लोगों की बढ़ती हुई पावर को दिखाता है। उसके साथ साथ पार्लियामेंट बिल्डिंग में एक हिस्टोरिक सेप्टर यानी राजदंड, जिसको सेंगोल बोला जाता है, उसको भी इंस्टॉल किया जाएगा। ये राजदंड भारत के लोगों के चॉइस का सिंबल होगा। वो ये सिंबलाइज करेगा कि किन लीडर्स को भारत के वोटर्स ने चुनकर इस भवन में भेजा है। इस सेंगोल की हिस्ट्री भी बहुत इंटरेस्टिंग है। सेंगोल का इस्तेमाल सदर्न इंडिया के लेजेंडरी चोला किंगडम में किया जाता था। चोला डायनेस्टी साउथ इंडिया की एक बहुत पावरफुल डायनेस्टी है जिन्होंने इंडियन कल्चर को साउथ ईस्ट एशिया में भी फैलाया था। चोला किंगडम में जब एक राजा दूसरे राजा को अपनी पावर ट्रांसफर करता था, उसको सिंबलाइज करने के लिए वो नए राजा को ये सेंगोल दिया करते थे। इस सेंगोल के ऊपर नंदी, जो कि लॉर्ड शिव की वाहन है, उनको दिखाया गया है। नंदी को एक रक्षक और एक जस्टिस का सिंबल माना जाता है। साउथ इंडिया में कितना कार्तिक मंदिर में देखो, उनका हाथ में भी राजदंड होता है, सेंगोल होता है। ये सेंगोल धर्म करने वाला, अधर्म नाश करने वाला। राजा धर्म मार्ग में जाना, राजा का हाथ में सेंगोल होना चाहिए। सेंगोल देख के उनका भय आता, मैं अधर्म नहीं करना चाहिए। सेंगोल की एक और बहुत बड़ी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है इंडियन हिस्ट्री में, जो शायद बहुत लोगों को पता ना हो। सेंगोल एक्चुअली इंडिया में जब ब्रिटिश से इंडियंस को ट्रांसफर ऑफ पावर किया गया था, उसको भी सिंबलाइज करता है। जब अंग्रेजों ने डिसाइड किया था कि भारत के लोगों को पावर हैंड ओवर किया जाएगा, तब लॉर्ड माउंटबेटन ने नेहरू से पूछा था कि इसको सिंबलाइज करने के लिए क्या आप किसी चिन्ह का इस्तेमाल करना चाहते हैं। उस समय नेहरू जी श्योर नहीं थे। उन्होंने माउंटबेटन से कहा कि मुझे कुछ दिन दीजिए सोचने के लिए। ये बात उन्होंने सी राजगोपालाचारी जी से बोली। राजगोपालाचारी जी ने थोड़ा रिसर्च करके कहा कि चोला किंगडम में सेंगोल का इसी ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए इस्तेमाल किया जाता था, तो ये एक बहुत ही बढ़िया कल्चरल मार्कर रहेगा। और तब नेहरू जी ने एज अ ट्रांसफर ऑफ पावर इस सेंगोल को एक्सेप्ट किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नेहरू जी के पावर में आते ही भारत का फोर्स्ड सेक्युलराइजेशन शुरू हो गया और ऑब्वियसली इस सेंगोल को भुला दिया गया, क्योंकि ये सेंगोल भारत के हिंदू कल्चर से कुछ ज्यादा ही जुड़ा हुआ था। इसे एक म्यूजियम में डाल दिया गया और इनफैक्ट इस म्यूजियम में इसको ट्रांसफर ऑफ पावर के सिंबल की तरह नहीं, बल्कि नेहरू जी के वॉकिंग स्टिक की तरह दिखाया जाता था। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। कैन यू इमेजिन? ये तो वही हुआ कि अमेरिका की जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है, उसको उठा के अपने म्यूजियम में डाल दिया और लोगों को बता रहे हैं कि ये कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं है यार, ये तो जॉर्ज वॉशिंगटन का गमछा है। तो मैं बहुत खुश हूं कि हमारे हेरिटेज से जुड़ा हुआ एक इतने इंपॉर्टेंट सिंबल को फिर से भारत की डेमोक्रेसी के मंदिर में डाला जाएगा। इस सेंगोल के बारे में एक और बहुत अमेजिंग चीज ये है कि भले ही ये चोला किंगडम से आया हो, लेकिन इसको पूरे भारत ने खुशी खुशी एक्सेप्ट किया है। कोई भी नॉर्थ वर्सेस साउथ का ड्रामा नहीं हुआ है इसमें। और ये सेंगोल भी एक तरह से भारत की जो कल्चरल यूनिटी है इन डाइवर्सिटी, उसको भी दिखाता है। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में 6 ऐसे इंडिविजुअल्स के स्टैचूज भी रहेंगे जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल और कॉन्स्टिट्यूशन की डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। 1000 लोकल आर्टिस्ट का इस्तेमाल किया गया है इन आर्ट पीसेस और स्टैचूज को डेवलप करने के लिए। तो काफी सोच और थॉट लगाकर इस नई पार्लियामेंट बिल्डिंग को भारत के कल्चर और भारत की जनता से जोड़ने की कोशिश की गई है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद कई मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इस पार्लियामेंट बिल्डिंग से खुश नहीं है, उल्टा इसको बॉयकॉट करने की बात की है उन्होंने। Politics rages on over new parliament building inauguration by Prime Minister Modi. At least
20 opposition parties have come together to boycott the event. प्रधानमंत्री खुद करते हैं, ये राष्ट्रपति करना चाहिए। हम लोग जो है इसका हम लोग विरोध करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। This is actually undermining the President of India. It has not been done in a proper way. इसके पीछे अकॉर्डिंग टू देम कई रीजंस हैं। पहला रीजन ये है कि भाई प्राइम मिनिस्टर क्यों उद्घाटन कर रहे हैं, प्रेसिडेंट से उद्घाटन ना करवाकर आप एक तरह से प्रेसिडेंट की तौहीन कर रहे हैं और आदिवासी औरतों की भी तौहीन कर रहे हैं। यही चीजें बेसिकली बहुत सारी पार्टीज ने बोली हैं। The main demand is that President Murmu come and inaugurate the new Sansad. The President is the integral part of the Parliament. इसमें उद्धव ठाकरे जी ने भी जुड़ने की कोशिश की और जर्नलिस्ट ने महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस से पूछा कि उसके बारे में आपकी क्या राय है, तो देवेंद्र फडणवीस ने ये कहा, उनको कौन ले जा रहा है? अब गवर्नमेंट का इसमें रिस्पांस ये रहा है कि प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं और भारत के लोगों के बिहाफ पर पार्लियामेंट को लीड करते हैं। प्रेसिडेंट किसी भी हाउस के मेंबर नहीं है, जबकि प्राइम मिनिस्टर हैं। उसके साथ साथ कई लोगों ने ये भी पॉइंट आउट किया है कि 1975 में इंदिरा गांधी ने पार्लियामेंट एनेक्स का उद्घाटन किया था, 1987 में राजीव गांधी ने पार्लियामेंट लाइब्रेरी का उद्घाटन किया था, तब तो प्रेसिडेंट को बुलाया नहीं। उसके ऊपर से 2011 में यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी ने मणिपुर स्टेट असेंबली को इनॉग्रेट किया था, छत्तीसगढ़ की असेंबली को भी सोनिया जी ने इनॉग्रेट किया था, जबकि वो कोई इतनी बड़ी इलेक्टेड लीडर भी नहीं है। उतनी पुरानी बात भी छोड़िए, सिर्फ 3 हफ्ते पहले तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर ने नया सेक्रेटेरिएट खुद इनॉग्रेट किया। इन सारे केसेस में गवर्नर को तो बुलाया नहीं इनॉग्रेट करने के लिए। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि गजनी फिल्म कहीं ऑपोजिशन पार्टी से तो इंस्पायर नहीं हुई है। ये सारी चीजें लगता है ऑपोजिशन पार्टीज को राहुल गांधी की बॉडी पे टैटू कर देनी चाहिए ताकि याद रहे फ्यूचर में उनको। गया, खत्म। कुछ पार्टीज पार्लियामेंट को इसलिए बॉयकॉट कर रही हैं क्योंकि पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन डे वीर सावरकर के बर्थडे से मैच करता है। कुछ लोग इसलिए बॉयकॉट कर रहे हैं क्योंकि उनके मुताबिक सेंगोल जो है ये कुछ ज्यादा ही हिंदू राष्ट्र, हिंदू सुप्रीमेसी से जुड़ा हुआ है। सेंगोल जो है उसकी जगह जहाँ थी वहीं था। पार्लियामेंट जो है ये धर्म का स्थान नहीं है, पार्लियामेंट सेकुलर मंदिर है, सेकुलर मंदिर। उनका मानना है कि ये कॉलोनियल और इंपीरियल चोला किंगडम से जुड़ा हुआ है। वो कह रहे हैं कि ये राजदंड बेसिकली इंडिया को एक मोनर्की बना देता है। वो कह रहे हैं कि ये सेंगोल हिंदू धर्म से कुछ ज्यादा ही जुड़ा हुआ है, इसे पार्लियामेंट में नहीं डालना चाहिए। और कमाल की बात ये है कि चोलास जहां से आते थे तमिलनाडु, वहां की रूलिंग पार्टी ने भी इसको बॉयकॉट कर दिया है। बताइए, ये तो वही बात हुई कि शाहजहां ताजमहल को बॉयकॉट कर रहा है या क्लियोपैट्रा पिरामिड्स को बॉयकॉट कर रही है। इसके साथ साथ ऑलरेडी पिछले साल हमारे नेशनल एम्बलम के ऊपर मेल्टडाउन हो ही चुका है। With the opposition slamming the government for allegedly altering the national symbol, new structure is unnecessarily aggressive. लोग बोल रहे हैं कि भाई नेशनल एम्बलम में दांत क्यों दिखा रहे हो शेर के। हाँ सही बात है भाई, एनिमल किंगडम की हिस्ट्री में साला शेर के दांत दिखे कब है हमें? इनफैक्ट हमें तो अपना नेशनल एम्बलम इस तरह दिखाना चाहिए पार्लियामेंट के ऊपर। What is that? और देखिए मेल्टडाउन तो होते रहेंगे। आज पार्लियामेंट पर हुआ है, कल राम मंदिर पर होगा, परसों काशी विश्वनाथ पर होगा, उसके बाद मथुरा पर होगा। लेकिन इस वीडियो का पॉइंट ये है कि ये एक बहुत सोची समझी स्ट्रेटजी है करंट गवर्नमेंट के द्वारा भारत को एक नए एरा में लाने की। हम उस भारत को पीछे छोड़ रहे हैं जो एक तरह से अंग्रेजों की विरासत थी, और हम उस भारत की तरफ बढ़ रहे हैं जो एक मॉडर्न नेशन स्टेट होने के साथ साथ पूरी तरह से अपनी 5000 साल पुरानी संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है। इसी स्ट्रेटजी के अंतर्गत नए टेम्पल्स की रेनोवेशन की भी स्ट्रेटजी अडॉप्ट की गई है। आज देखिए इंडियन गवर्नमेंट सोमनाथ मंदिर का रेनोवेशन कर रही है। इंडियन गवर्नमेंट ने इतने सालों के बाद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर डेवलप किया है। उज्जैन में इतना भव्य महाकाल कॉरिडोर डेवलप किया गया है। इंडिया ने 900 किलोमीटर के हाईवे डेवलप करके, रेल लिंक्स और ट्रेन लिंक्स डेवलप करके 4 धाम परियोजना डेवलप की है। केदारनाथ के मंदिर को भी बड़े कॉस्ट पर रीडेवलप किया जा रहा है। गुजरात में फेमस हड़प्पन कल्चर की साइट ढोलावीरा को भी रीडेवलप करके ये दिखाया जा रहा है कि हड़प्पन कल्चर किस तरह से भारतीय सिविलाइजेशन का हिस्सा है, ताकि हमारे पड़ोसी कहीं इसको एंशिएंट पाकिस्तान बोलने की बकचोदी ना शुरू कर दें। गवर्नमेंट यूपी के मिर्जापुर में विंध्याचल कॉरिडोर भी डेवलप कर रही है। इंटरेस्टिंगली कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर के कई टूटे हुए मंदिरों को भी रेनोवेट किया जा रहा है। शुरुआत श्रीनगर के रघुनाथ मंदिर से की जा रही है। याद रखिए इन मंदिरों से भी जुड़े बहुत सारे मेल्टडाउन हुए थे हमारे ऑपोजिशन पार्टीज के। शशि थरूर के मुताबिक अच्छा हिंदू किसी दूसरे धर्म की इबादत स्थल को गिराकर मंदिर नहीं बनाना चाहेगा। प्रधानमंत्री सिर्फ एक धर्म के नहीं है, ये सारे भारत के हैं और भारत में बहुत से धर्म हैं। हर धर्म की तरफ उनको नजर रखनी चाहिए। मेरा स्टैंड है कि राम मंदिर और मस्जिद दोनों वालों से पूछ लो, और अगर दोनों की सहमति हो तो वहाँ एक अच्छी यूनिवर्सिटी बनवा दो। हिंदुओं के बच्चे भी पढ़ें, मुसलमानों के भी पढ़ें, क्रिश्चियन के भी पढ़ें, भारतीयों के भी पढ़ें, विदेशियों के भी पढ़ें, सबके बच्चे पढ़ें, और वहीं से राम के सिद्धांतों को निकालो,
राम मंदिर बनाने से राम राज्य नहीं आएगा। इसी के साथ साथ हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेट करके और उसकी लीडरशिप लेके पूरी दुनिया में भारत एक तरह से योगा की ओनरशिप लेने की भी कोशिश कर रहा है। और गवर्नमेंट की ये स्ट्रेटेजी के पीछे रीजन क्या है? देखिए, रीजन बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि ये गवर्नमेंट इस बात को समझती है कि जो कॉमन भारतीय है वो भारत से नफरत नहीं करता, उल्टा वो तो भारत से बहुत प्यार करता है, भारत की संस्कृति से बहुत जुड़ा हुआ है, भारत के धर्म से बहुत जुड़ा हुआ है, अपने सिविलाइजेशन में उसे बहुत गर्व महसूस होता है। उसके साथ साथ भारत का कॉमन आदमी एक एस्पिरेशनल इंसान है। वो चाहता है कि भारत डेवलप हो और एक मेजर वर्ल्ड में सुपर पावर बने। वो चाहता है कि पूरी दुनिया भारत के कल्चर को सेलिब्रेट करे, उसको एम्युलेट करे, कॉपी करे। जिस तरह से अमेरिकन कल्चर का इन्फ्लुएंस है पूरी दुनिया में, एक कॉमन इंडियन इंसान चाहता है कि यही इन्फ्लुएंस इंडियन कल्चर का भी पूरी दुनिया में हो। और ये गवर्नमेंट इस बात को समझती है, इसीलिए उन्होंने दो स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल किया है पावर में आने के लिए। पहला है सिविलाइजेशनल रिवाइवल, यानी टेम्पल्स को डेवलप करना, अपने कल्चर से जुड़ी हुई इस पार्लियामेंट बिल्डिंग को इनॉग्रेट करना, आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करना, कश्मीर में G20 समिट करके कश्मीर को पूरी तरह से भारत में इंटीग्रेट करना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पास करना। मैं तो कहता हूं कि आज का सीए काफी भी नहीं है, सारे की सारी कट ऑफ डेट्स को हटाना चाहिए। बिना किसी शर्म के भारतीय स्टेट को यह कहना चाहिए कि भारतीय कल्चर से जो जुड़ी हुई माइनॉरिटीज हैं पूरी दुनिया में, उनको पूरा अधिकार है कि जब भी उनके साथ उत्पीड़न हो रहा हो तो वो कभी भी भारत आ सकते हैं, भारत उनका ख्याल रखेगा। और सिविलाइजेशनल रिवाइवल के साथ साथ दूसरी स्ट्रेटेजी है फाइनेंशियल इंक्लूजन और डेवलपमेंट की। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, अर्बनाइजेशन है, बेसिक नीड्स की जो डिलीवरी की गई है गरीब से गरीब सिटीजन को। इन दोनों स्ट्रेटेजीज की कॉम्बिनेशन ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिजल्ट्स दिए हैं नेशनल इलेक्शंस में बीजेपी को। और इन स्ट्रेटेजी से कंपेयर कीजिए ऑपोजिशन की स्ट्रेटेजी। இந்துவாக இருக்கிற வரை சூத்திரன், சூத்திரனாக இருக்கிற வரை நான் நீ விபச்சாரியின் மகன், இந்துவாக இருக்கிற வரை நீ பஞ்சவன், இந்துவாக இருக்கிற வரை நீ தீண்டத்தகாதவன்। एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट। ये दुनिया को हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। हिंदू धर्म, वो धर्म, ये धर्म। हिंदू शब्द कहाँ से आ गया है? ये हमारा है? पर्शियन का है? पर्शियन का है? ईरान, इराक, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। आपसे कतई झूठे नारे नहीं लगवाएंगे। राष्ट्र निर्माण में आपको साथ लेंगे, हम राष्ट्र निर्माण करेंगे आपके साथ में। ये पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के। ऑपोजिशन समझना ही नहीं चाहती कि जो कॉमन भारतीय है वो पुराने इंडिया को पीछे छोड़ रहा है। पुराने इंडिया का एरा खत्म हो गया है, लेकिन ऑपोजिशन उसी पुराने एरा को चाहती है जहां सूडो सेक्युलरिज्म फॉलो किया जाता था, जो बेसिकली एक तरीके से माइनॉरिटी अपीजमेंट था। ऑपोजिशन इसलिए चिड़ी हुई है क्योंकि जो हिंदुइज्म को इग्नोर करने की या नीचा दिखाने की पॉलिटिक्स थी, उसको रिजेक्ट किया जा रहा है देश में। ऑन द नेशनल लेवल आप देख सकते हैं कि कास्ट पॉलिटिक्स को रिजेक्ट किया जा रहा है। एटलीस्ट एट द नेशनल लेवल जय भीम फेल हो रहा है। एटलीस्ट एट द नेशनल लेवल पॉलिटिक्स ऑफ करप्शन जो है उसको भी रिजेक्ट किया जा रहा है। लेकिन अडेप्ट करने के बावजूद जो ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो वही पुरानी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रही है। राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। किसी ने एक बार कहा था कि द डेफिनेशन ऑफ इंसैनिटी इज डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन एंड एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट रिजल्ट। तो बेसिकली जो हमारी ऑपोजिशन पार्टीज हैं ये साइंटिफिकली पगला गई हैं। लेकिन कुछ ऑपोजिशन पार्टी स्मार्ट भी हैं। सबने नए पार्लियामेंट को बॉयकॉट नहीं किया। मायावती ने कहा कि वो अटेंड करेंगी, देवेगौड़ा की पार्टी ने कहा कि वो अटेंड करेंगे, ओडिशा के बीजू जनता दल ने कहा कि वो अटेंड करेंगे। और जैसे जैसे भारत की पॉपुलेशन में हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी है वो और भी स्ट्रांग होती रहेगी, धीरे धीरे बाकी ऑपोजिशन पार्टीज को भी इसको फॉलो करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल has announced a free Ayodhya pilgrimage if elected to power. प्रभु मुझे क्षमता दे और प्रभु मुझे ताकत दे कि मैं ज्यादा से ज्यादा देशवासियों को यहाँ पे लाके उनके दर्शन करा सकूं। Congress General Secretary Priyanka Gandhi Vadra offered prayers at the Kashi Vishwanath Temple and Durga Temple in Varanasi. The Congress General Secretary also recited 2 shlokas in Sanskrit and urged the audiences to chant Jai Mata Di at her Varanasi rally. तो मेरी आशा है फाइनली कि ये जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है ये भारत को एक नए एरा में लेके जाती है, जहां भारत इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, कल्चरली दुनिया में एक बहुत स्ट्रॉन्ग पावर इमर्ज होकर आएगा और दुनिया में सेंगोल की तरह ही जस्टिस, प्लूरलिज्म और पॉजिटिविटी का एक चिन्ह बनेगा। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप खुश हैं इस नई पार्लियामेंट बिल्डिंग से, या आपको इस पार्लियामेंट बिल्डिंग से क्या प्रॉब्लम्स है? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। अगर नेशनल एम्बेसी से रिलेटेड जो मेल्टडाउन हुआ था उसको आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके वो मेल्टडाउन आप एंजॉय करें। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे और आप सबको एक सेकंड प्रणाम।